हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हमारी प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधन के विकास इस घटक को शुरुआत की और उसके अंतर्गत आने वाले कई घटकों का अध्ययन किया। आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रबंधक बनने के लिए किन जरूरी कौशलों की या किन आधारभूत घटकों की जरूरत होती है, यह हमें सीखना है। प्रबंधन प्रक्रिया को सीखते वक्त या प्रबंधन की प्रक्रिया को करते वक्त प्रबंधन में आने वाले हर कार्य को उद्देशित करते हुए प्रबंधक के पास कुछ गुण वैशिष्ट होने चाहिए या गुण विशेषण होने चाहिए और कुछ कौशल होने चाहिए, जिसका आधार लेके या जिन दो घटकों के आधार पे प्रबंधन की प्रक्रिया प्रबंधक पूरा करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्रबंधक बनने के लिए एक व्यक्ति के पास कुछ गुण विशेष और कुछ कौशल होना चाहिए, ऐसा मैंने अभी आपको कहा। तो आज का हमारा उद्देश्य है कि हम उन कौशलों का यहाँ पे अध्ययन करें। इस वीडियो के बाद या कौशलों का अध्ययन करने के बाद हम गुण विशेषणों का अध्ययन भी प्रबंधक के दृष्टिकोण से जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ कौशल पढ़ने हैं, स्किल्स पढ़नी है कि मैनेजरियल स्किल या प्रबंधकीय कौशल एक प्रबंधक के लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि प्रबंधक जो है वह जन्मतः गुण विशेषणों के साथ या स्वभाव विशेषणों के साथ या कौशलों के साथ जन्मतः उसके पास परिपूर्णता होती है। या कुछ इसका शास्त्रज्ञों का ऐसा कहना है कि प्रबंधक निर्माण किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर भी दो मताभिन्नता या हमें दो अलग अलग विचारधाराएं दिखाई पड़ती है। सबसे पहली विचारधारा क्या है कि कुछ विशेषज्ञ या शास्त्रज्ञ या विशेषण प्रदान करने वाले लोग ये कहते हैं कि प्रबंधक परिपूर्ण होता है जन्मतः, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो निर्माण किया जा सकता है। अब इस दो मताभिन्नता के अनुसार या दो मतभिन्नता के हिसाब से हमें आज यहाँ पर कौशलों का अध्ययन करना है। अब अगर हम ये मान ले कि प्रबंधक यह जन्मतः उसके पास सभी गुण विशेषण होते हैं, वो गुण विशेषणों से परिपूर्ण होता है, तो भी उसके पास इन कौशलों का आधार होना चाहिए। और अगर वो निर्माण किया जा रहा है, मतलब निर्माण करने से यहाँ पर क्या उद्देश्य है, जैसी चीज निर्माण की जाती है वैसा निर्माण नहीं, बल्कि ये निर्माण ये है कि हम सीख के किसी चीज को, जैसे कोई चीज, अब अगर हम संगीत सीखने की बात ले ले तो किसी को गायन आना या गाते आना ये उसे गॉड गिफ्ट हो सकती है, निसर्गतः उसे पहले से आ सकता है। लेकिन वही अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात देखें या संगीतीय वाद्य बजाने की बात देखें तो वहां पर वह सीख के भी बजाए जा सकते हैं। मतलब गॉड गिफ्टेड भी कोई चीज सीखी जा सकती है, या किसी को बचपन से अगर कोई चीज सीखने की, कला सीखने की बहुत उसे खुशी है तो उसके लिए वह कोशिश करके वह चीज सीख सकता है। तो वैसा ही कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि प्रबंधक भी, मतलब मैनेजर भी उस कला गुणों के लिए प्रयत्नरत अगर है तो एक साधारण व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है। मतलब यहाँ पर मत भिन्नता को हमने सबसे पहले देख लिया, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे प्रबंधक के लिए जरूरी कौशल कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहला है अनुसंधानात्मक वृत्ति। अब अनुसंधानात्मक वृत्ति या शोध वृत्ति क्या है? तो सबसे पहले प्रबंधक यह बाजार और उपभोक्ता इन दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों का निर्माण करने के लिए सतत प्रयत्नरत होता है या निरंतर कोशिश करते रहता है कि बाजार में मुझे अगर रहना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे चीज के लिए जिन लोगों को मैं उपभोक्ता मानता हूँ या मेरे व्यवसाय का जो केंद्र बिंदु है उन लोगों के लिए मुझे क्या करना होगा। मतलब यहाँ पर दो चीजें देखी जाएंगी, एक है बाजार और दूसरा है उपभोक्ता। इन दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए या बाजार में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए, उपभोक्ताओं को समाधान प्रदान करने के लिए ऐसी वस्तु का निर्माण किया जाए
जो मुझे हमेशा सफलता देने वाली ही हो। ऐसा ही काम करने के लिए प्रबंधक को निरंतर अनुसंधान की क्रिया करते रहनी पड़ती है, मतलब रिसर्च करते रहना पड़ता है। अगर मेरा उत्पाद या प्रोडक्ट बाजार में नहीं टिक पा रहा तो इसका कारण क्या है ये जानने के लिए भी अनुसंधान ही करना पड़ता है। अगर मेरा प्रोडक्ट बाजार में बहुत तेजी पे चल रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो पसंद करने के पीछे भी कौन से गुण के कारण या प्रोडक्ट की क्या विशेषता है जिसके कारण उपभोक्ता उसे ही प्राथमिकता देकर खरीद रहे हैं, इसके लिए भी प्रबंधक को निरंतर अनुसंधान करते रहना पड़ता है। मतलब परिस्थिति अच्छी हो या अपरिहार्य रूप से हम देखें कि विकट परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में प्रबंधक को अनुसंधान की वृत्ति कार्यरत रखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम कहें कि आज के तकनीकी युग में अगर प्रबंधक को कार्यरत रहना है, अच्छे रूप से काम करना है, तो उसे नई तकनीक जो आ रही है वो प्लस हमारा जो मानव संसाधन है, इन दोनों की वहां पे जमाव करते आना चाहिए, इन दोनों को सही तरीके से उपयोग में लाते आना चाहिए। फिर अनुसंधान वहां क्या करना है, तो कौन से कार्य के लिए मैं मेरी नई तकनीक के अंतर्गत आने वाले अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकती हूँ, या कौन से कार्य के लिए मेरे पास उपलब्ध मानव संसाधन का प्रयोग मेरे द्वारा किया जाएगा, इसके लिए भी प्रबंधक को अनुसंधान ही करते रहना चाहिए। अब अपने व्यवसाय के अंतर्गत जो मानव संसाधन है और जो अन्य संसाधन है, इसमें मशीनरीज, जमीन आएगी और बहुत सारे ऐसे घटक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं जो हम हमारे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इन सभी संसाधनों का सही प्रयोग करके खर्चे में अगर मुझे बचत करनी है तो भी निरंतर अनुसंधान करते रहना पड़ता है। और इस अनुसंधान की प्रक्रिया निरंतर इसलिए चल रही है क्योंकि प्रबंधक यह नवीनतम या नई आने वाली चीजें जो है, तकनीक जो है, उससे कुछ नया सीख कर नई कार्य प्रणाली अपने व्यवसाय में उपयोग में लाने वाला या लाने में पसंद रखने वाला होना चाहिए। मतलब वही घिसी पिटी कार्य प्रणाली उपयोग में ला रहे हैं। अगर मानव संसाधन के द्वारा मतलब मानव ही कार्य करने वाला है, वहां पे मैं तकनीक का उपयोग नहीं करूंगा, आने वाली नई मशीनरीज यूज में नहीं लाऊंगा, ऐसा अगर वो सोच लेकर बैठा रहे तो वो नई कार्य प्रणाली के साथ या समय के साथ कांधे से कांधा मिलाकर नहीं चल सकता। इसीलिए प्रबंधक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौशल है अनुसंधानात्मक वृत्ति या शोध वृत्ति, जिसको हम कह सकते हैं कि नया खोजने की चाह कि मैं नया कहाँ से पा सकता हूँ। फिर वो बाजारिक अनुसंधान हो सकता है, उपभोक्ताओं के लिए क्या अच्छा चाहिए इसके बारे में अनुसंधान हो सकता है, संसाधनों के प्रयोग के लिए अनुसंधान हो सकता है, बचत करने के लिए अनुसंधान हो सकता है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान प्रबंधक को करते रहना पड़ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है जोखिम स्वीकारने का कौशल। अब जोखिम स्वीकारने के कौशल के लिए हम यहाँ कहेंगे कि व्यवसाय में प्रबंधक को सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो मुझे उसमें जोखिम स्वीकारना ही पड़ेगी। मतलब ये इतनी 100% पक्की बात है कि कोई भी कार्य या कोई भी हमने हाथ में लिया हुआ उपक्रम बिना जोखिम के पूरा नहीं होगा। मतलब प्रबंधन के कार्य के अंतर्गत प्रबंधक के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्य को करने की शुरुआत जोखिम स्वीकारने से है और जोखिम स्वीकारने के बाद ही कार्य में सफलता पाई जा सकती है, ऐसा टप्पा प्रबंधक मान के चलता है कि ऐसा ही कार्य होने वाला है। तो इसीलिए प्रबंधक के आवश्यक कौशल्यों में या जरूरी कौशल्यों में से एक कौशल बताया गया है जोखिम स्वीकारने का कौशल। क्योंकि अगर व्यवसाय में या बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रबंधक ने जोखिम स्वीकारने का निर्णय नहीं लिया
तो हमारे पास आई हुई जो व्यावसायिक अवसर है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, वो हम गवा बैठेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए व्यावसायिक सफलता का सबसे पहला मुद्दा या पहली पायरी हम जिसको कह सकते हैं, पहली स्टेप जिसको हम बोलेंगे, वो है जोखिम स्वीकारना। क्योंकि जब तक हम किसी काम को करने के लिए जोखिम का स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें सफलता हासिल करना मुश्किल मानी जाती है। इसीलिए जोखिम स्वीकारने के लिए सबसे पहले प्रबंधक सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। यहाँ पे जोखिम स्वीकारना जरूरी नहीं है, स्वीकारते आना चाहिए, वो सक्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। ये यहाँ पे जोखिम स्वीकारने के कौशल में सबसे मेन, अगर आप नोट्स अगर इस वीडियो के हिसाब से बनाएंगे तो वहां का आपका मेन मुद्दा पॉइंट क्या होगा कि प्रबंधक सक्षम होना चाहिए जोखिम स्वीकारने के लिए। क्योंकि व्यावसायिक अवसर हमारे सामने अनगिनत आने वाले हैं, लेकिन जोखिम का स्वीकार करके सक्षम व्यक्ति कुशल समय का प्रयोग करके, कुशल आधार पर निर्णय लेके कुशलता से सफलता हासिल कैसे करता है, ये वहां पे सक्षमता पर निर्भर करती है। इसीलिए दूसरा कौशल हमने अभी देख लिया। उसके बाद है अनुकरण शक्ति। अब अनुकरण शक्ति प्रबंधक के लिए जरूरी क्यों मानी गई है? तो प्रबंधक के पास अनुकरण शक्ति या अनुकरणशीलता का कौशल होना ही चाहिए। क्योंकि जिस कार्य को मैं आज कर रही हूँ, मुझसे पहले किसी और लोगों ने या किसी अन्य व्यक्ति ने भी वो कार्य किया होगा। तो उस कार्य को करके उसके कार्य के अंतर्गत आने वाले अलग अलग मुद्दों में से किस मुद्दे पर उसने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, किस मुद्दे को लोगों ने सबसे ज्यादा सराहा, और उस मुद्दे का आधार लेके हमारे व्यवसाय को कितना लाभ हुआ। अगर ज्यादा लाभ हुआ है तो उस लाभ को होने के पीछे क्या कारण था, इसके कौन से कौशल गुण विशेषण वहां काम आए। तो इन सब काम के लिए या इस जानकारी को हासिल करने के लिए प्रबंधक अनुकरणशील होना चाहिए। ये जानकारी उसके पास उपलब्ध जानकारी वाले कागजों से, या अगर कोई अन्य व्यक्ति दूसरे विभाग में कार्यरत है तो उसके विभाग में वह अगर अच्छा काम कर रहा है तो वही कार्य मैं अपने विभाग में भी कर सकता हूँ। इस कोशिश के साथ अगर वह अनुकरण करना चाहे तो वह भी सीख सकता है। इसीलिए अनुकरण शक्ति प्रबंधक के पास होनी चाहिए। अब केवल अनुकरण शक्ति होने से चलेगा क्या? नहीं। तो अनुकरण करने के बाद या अनुकरण शक्ति का प्रयोग करने के बाद जो मैं अनुभवों की एक जंत्री बना रही हूँ, या मैं अनुभवों का जो एक मेरे पास एक अच्छे से मैं एक निर्माण करके रख रही हूँ, अनुभवों की मेरे पास देन बना रही हूँ, पूंजी बना रही हूँ, तो इस पूंजी का आधार मैं कब, कहाँ और कैसे कर सकूंगी, या उस अनुभव का आधार करने के लिए या अनुभवों का उपयोग करने के लिए मुझे निर्णय लेते आना चाहिए। ये भी प्रबंधक के पास कौशल होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुकरण शक्ति हमने देखी। तो जैसे जोखिम स्वीकारना केवल जरूरी नहीं था, तो वहां पे जोखिम स्वीकारने के साथ सक्षमता से निर्णय लेना, वैसे ही अनुकरण शक्ति के साथ अनुभव जमा करना जरूरी नहीं है। तो उस अनुभव का आधार लेके या उस अनुभव का प्रयोग करना जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पर हर एक कौशल में आपको उस कौशल के नाम के साथ उसका एक जो मुख्य मुद्दा है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा तांत्रिक और प्रबंधकीय ज्ञान कौशल्य। अब तांत्रिक और प्रबंधकीय ज्ञान कौशल्य में यहाँ पे दो प्रकार के कौशल आ रहे, एक तो तांत्रिक और दूसरा प्रबंधकीय ज्ञान। अब तांत्रिक का अर्थ यहाँ पे वो जो आप अपने स्तर पे समझते हैं वो वाला नहीं है, तांत्रिक माने टेक्निकल, और प्रबंधकीय का अर्थ मैनेजरियल। तो यहाँ पर दो अलग अलग मुद्दे एक ही मुद्दे के अंतर्गत हमें बताए गए हैं, लेकिन इसका आधार हमें या इसका अध्ययन हमें अलग अलग रूप से करना पड़ेगा। तो तांत्रिक कौशल किस प्रकार का व्यवसाय के लिए जरूरी होता है? तो प्रबंधक को व्यवसाय का तांत्रिक ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार के व्यवसाय में मैं कार्यरत हूँ उस व्यवसाय की कार्य प्रणाली के अंतर्गत आने वाली टेक्निकल बातें मुझे पता होनी चाहिए, वरना मैं मेरा व्यवसाय सही रूप से नहीं चला सकती या मेरा व्यवसाय कार्यान्वित ही नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे अपने व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले कार्यों पर अमल करने के लिए
तांत्रिक ज्ञान या टेक्निकल नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए कि मुझे कब, कहाँ, कौन सी समय पर कितनी साधन सामग्री या कौन से संसाधन का प्रयोग करना है। अगर मेरे सामने समस्या आ रही है तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन सभी बातों का वहां पे मुझे आधार लेना पड़ेगा कि कब, कहाँ, कौन सी चीजें लानी है, कब, कहाँ, कौन सी समस्याओं पर काम करना है। हो सकता है समस्याओं के भी प्रकार होते हैं कि कुछ समस्याएं हम ऐसी होती है कि जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते कि यह करना अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिन पर काम करना या जिन पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे सभी बातों के लिए तांत्रिक ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि व्यवसाय को कार्यरत करने के लिए किस बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद दूसरा कौशल बताया गया है इसी पॉइंट में, प्रबंधकीय ज्ञान। अब प्रबंधकीय ज्ञान की अगर बात करूं तो प्रबंधन के अंतर्गत हमने नियोजन, संगठन, समन्वयन, संदेश वहन या जिसको हम संचार भी कहते हैं और नियंत्रण का कार्य प्रबंधक को करते रहना पड़ता है। तो तांत्रिक प्रक्रिया में हमने देखा कब, कहाँ, कौन सी ऐसे क्वेश्चन को छुड़ाना और व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करना। और प्रबंधकीय ज्ञान में हमने देखा कि नियोजन, संगठन, समन्वयन और इसके अलावा भी हमारे व्यवसाय के लिए उपयोगी संदेश वहन और नियंत्रण जैसी प्रक्रियाएं प्रबंधक को निरंतर करते रहनी पड़ती है। तो इसीलिए इस कार्य के अंतर्गत यहाँ पर दो बातों को एक ही बात में या मुद्दे में बताया गया है कि प्रबंधक के पास तांत्रिक नॉलेज होना चाहिए या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए जिसको हम तांत्रिक ज्ञान कहते हैं, और प्रबंधकीय कौशल भी होना चाहिए जिसमें अभी मैंने अनगिनत आपको मुद्दे गिना दिए, जिसमें नियोजन, नियंत्रण वगैरह बहुत सारी बातें आती है जो हमने प्रबंधन में इसके पहले भी पढ़ी हुई है। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाली बातें हम बार बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी हो सकता है कि इसमें के कुछ पॉइंट हमारे गुण विशेषण में भी रिपीट हो जाए। ये इसीलिए इतने बार रिपीट हो रहे हैं कि आपके विषय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर अभी हम अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, यही आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ हमने तांत्रिक और प्रबंधकीय ज्ञान कौशल देख लिया। उसके बाद का हमारा पांचवा पॉइंट है कालबद्धता। अब कालबद्धता क्या है? तो प्रबंधक को समय का महत्व हमेशा होना चाहिए। अब समय का महत्व होना चाहिए, इससे क्या उद्देश्य के मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो जो कार्य को मैंने करने की, अगर मैं प्रबंधक खुद को समझती हूँ और एक कार्य मैंने अपने हाथ में लिया है, तो उस कार्य को करने की या उस कार्य को निर्धारित करने का जब मैंने सोचा तो उसको पूरा करने की कितनी कालबद्धता या कितना समय मुझे लगाना है ये मैं पहले से ही निर्धारित कर लेती हूँ। फिर इस कालबद्धता के निर्धारण के बाद अगर वह कार्य उतने समय में पूरा नहीं हो रहा है तो मेरी जो समय तालिका या टाइम टेबल बनाया था मैंने, वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से कार्य नहीं हुआ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसीलिए प्रबंधक को ज्यादा समय किसी कार्य, अगर मैंने कोई कार्य किया है तो उसके जो परिणाम आने हैं, माने जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो जल्द से जल्द प्रबंधक को आए, ऐसा लगता है। प्रबंधक यह चाहता है कि वह रिजल्ट या परिणाम जल्दी उसे हासिल हो, क्योंकि उसे ज्यादा देर किसी निर्णय की राह देखते रहना या समय जाया करना उसे पसंद नहीं होता। या प्रबंधक के गुण विशेषण में समय का निरर्थक उपयोग, मतलब निरर्थकता समय के हिसाब से रखना या समय को जाया करना सही नहीं होता है। इसीलिए कालबद्धता यह उसका कौशल है और समय पर काम करवा लेना यह उसके गुण विशेषणों में से एक हो सकता है, ऐसा हम यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद का जो मुद्दा दिया हुआ है संसाधन रूपी संपत्तियां हासिल करने का कौशल। अब संसाधन रूपी संपत्तियां हासिल करने में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि ये है हमारे अन्य संसाधन या जिसको हम नई तकनीक के हिसाब से चलने वाले संसाधन, और ये हमारे मानव संसाधन। तो इन संसाधनों को हासिल करना या संसाधनों का योग्य रूप से प्रयोग
करना, इस चीज के लिए प्रबंधक कुशल होना चाहिए, क्योंकि प्रबंधक को अन्य संसाधन और मानव संसाधन का संयोजन करना पड़ता है। संयोजन करना माने उन दोनों को सही समय पर उनका जमाव करना, सही जगह पर उनका प्रयोग करना। इन घटकों को हासिल करने के लिए प्रबंधक निरंतर प्रयत्नरत रहता है, क्योंकि पूंजी खड़ी करने के लिए अगर मुझे पूंजी खड़ी करनी है तो उस पूंजी के लिए या पूंजी का मुझे, जिसको हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले, मनी सप्लाई करने वाली संस्थाओं से मुझे वहां पे उनसे संपर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा जमीन, यंत्र और कच्चा माल, मानव संसाधन, इन जैसी चीजों का भी जमाव प्रबंधक को ही करना पड़ता है। तो ऐसी संसाधन रूपी संपत्तियों को जमा करके या उन संपत्तियों को हासिल करके अच्छे प्रबंधक के जैसा अगर कोई कार्य करना चाहता है तो इन सभी चीजों का जमाव उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उसे करते आना चाहिए। और अगर वह हासिल कर लेता है पर्याप्त मात्रा में संपत्तियां, तो वह एक आदर्श प्रबंधक भी कहा जाता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है प्रतिपुष्टि से सीखने की तत्परता। अब प्रतिपुष्टि से सीखने की तत्परता क्या है? तो सबसे पहले शब्द प्रयोग जो किया गया है प्रतिपुष्टि, इसका अर्थ आपको पता होना या ज्ञात होना बहुत जरूरी है। प्रतिपुष्टि माने फीडबैक, जिसको हम कहते हैं कि कोई कार्य मैं कर रही हूं तो वो कार्य अच्छा हुआ तो भी लोगों से फीडबैक लूंगी, बुरा हुआ तो भी लोगों से फीडबैक लूंगी। तो मुझे वहां पर अच्छाई के पीछे और बुराई के पीछे क्या कारण है यह पता चलता है। और अगर कार्य में निरंतर मुझे असफलता हासिल हो रही है तो उस असफलता के बाद या उस असफलता को सही सफलता में तब्दील करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रतिपुष्टि से सीखना। सिर्फ फीडबैक ले लेना जरूरी नहीं है, फीडबैक लेने के बाद उस पर भी मंथन करना पड़ता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसीलिए प्रबंधक अपना कार्य करते वक्त माने प्रबंधन की क्रिया को करते वक्त निरंतर प्रतिपुष्टि लिया करता है, फीडबैक लिया करता है। और अगर लिया गया निर्णय मतलब प्रबंधक के द्वारा किया गया कार्य सही है या नहीं, इसके लिए प्रतिपुष्टि ली जाती है। और अगर कार्य सही नहीं है तो उस कार्य को सही करने के लिए उस पर बार बार कार्य किया जाता है। इसीलिए प्रतिपुष्टि पर कार्य करना या प्रतिपुष्टि के लिए सीखने से मतलब प्रतिपुष्टि से सीखना कि अगर कुछ कार्य गलत हो रहा है तो उसको सही कैसे करूं, इसके लिए सीखने की तत्परता मतलब गलत है तो क्यों है, यह सीखना भी प्रबंधक को आना चाहिए। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं हम अनुकरण शक्ति से जोड़ सकते हैं कि प्रतिपुष्टि कहाँ पे काम आएगी कि मैं अनुकरण कर रही हूँ कि लोग मेरे चीज को क्यों नहीं सही बोल रहे। अगर सही नहीं बोल रहे हैं, मेरे कार्य की सराहना नहीं कर रहे, तो फिर मुझे इससे सही कैसे करना चाहिए इस कार्य को। और अगर मैं उस कार्य को सही करने में असफल हूँ तो कोई अगर दूसरा बंदा सही कर रहा है तो मुझे उसका अनुकरण करके आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स को प्लस या ऐड भी कर सकते हैं कि अनुकरण शक्ति का प्रयोग करके जानकारी हासिल करके प्रतिपुष्टि के बाद सीखने की तत्परता एक प्रबंधक के पास होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्साही वृत्ति। अब उत्साही वृत्ति प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा और सबसे मतलब वहां ज्यादा उसको कोई मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे उत्साह के साथ कार्य करना है। कहा जाता है कि अगर प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उत्साही है तो उसके साथ कार्यरत रहने वाला उसका पूरा गुट या जिसको हम टीम कहते हैं वो भी उत्साही वृत्ति से कार्य करता है। इसीलिए कोई भी कार्य को करने के लिए उत्साह रखना प्रबंधक के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। प्रबंधक यह खुद मेहनती, निर्णय क्षम मतलब उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी खुद की काम करने की इच्छा होनी चाहिए। इन सब बातों से ओतप्रोत हुआ अगर व्यक्ति है, वह खुद अगर उत्साही है तो उसके साथ काम करने वाले लोग उससे अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। इसीलिए प्रबंधक के पास उत्साही वृत्ति यह कौशल होना ही चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रबंधक वैचारिक और स्वाभाविक या स्वभाव गुणों से
अन्यों पर छाप छोड़ने वाला होना चाहिए। अगर एक बार भी मैंने अपने विचार किसी के साथ साझा किए, अपने विचार प्रकट किए, तो मेरे विचारों का परिणाम हमारे साथ कार्य करने वाले लोगों पर या जिसके साथ मैं बातचीत कर रही हूं उस पर होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रबंधक का एक अलंकार भी हम जिसको कह सकते हैं होता है कि वह अगर उसके पास है तो उसके बहुत से काम सरल हो जाते हैं। कुछ उसके उसके वैचारिक कौशल का वो आधार ले सकता है या कुछ स्वभाव की भी अच्छी बातें होती है कि अगर जैसे किसी से काम करवा लेना, 2 मीठे लफ्ज अगर बोल लिया तो अगर अच्छे से हम जिससे काम करवा लेना चाहते हैं और अगर मैं उससे कहती हूँ कि क्या ये आप काम कर देंगे, तो उसे भी लगता है कि मुझे ये इज्जत के साथ काम करने के लिए पूछ रहा है तो मुझे कर देना चाहिए। वहीं अगर मैं उदंड भाव से अगर उसको बोलूँ कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, तो यहाँ एक ही चीज है पर बोलने का तरीका अलग है। इसीलिए 2 अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से हम कैसे और कब उपयोग में लाते हैं, मतलब स्वभाव और वैचारिक यहाँ पर देखा जाता है। जैसे अभी अभी मैंने आपको यहाँ उसके स्वभाव गुण का कि अगर कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है तो वो कभी किसी से प्यार से बात नहीं करेगा, जैसा मैंने आपको अभी नमूना दिखाया वो वैसा ही बोलेगा। इसीलिए हमें या प्रबंधक को हमेशा मधुर वाणी के साथ बात करनी चाहिए, स्वभाव मीठा होना चाहिए, सबसे मिलनसार स्वभाव होना चाहिए और विचार भी सकारात्मक होने चाहिए। तो ये हमने देखा प्रभावशाली व्यक्तित्व, और जो स्वभाव और वैचारिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति है, अन्यों पर हमेशा उसकी छाप ही पड़ती है उसके गुणों की, तो उसका व्यक्तित्व अपने आप प्रभावशाली व्यक्तित्वों में गिना जाता है। और इसीलिए प्रबंधक के पास फिर प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए वैचारिक और स्वभाव गुणों में हम क्या क्या होना चाहिए कहते हैं कि वो मेहनती हो, दूसरा उसके पास सहनशीलता हो, उसका जनसंपर्क अच्छा हो, जैसा अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण करके दिखाया कि लोगों के साथ उसका संपर्क अच्छा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। एक आधे से गलती हो भी गई तो भी उस गलती का स्वीकार करना है और उस गलती पे हम क्या फिर से उपाय कर सकते हैं इसके लिए उसे दिशा दिखानी है। उसके अलावा वह दूरदृष्टा हो, मतलब भविष्य का विचार करने के लिए वैसी वैचारिक कैपेसिटी या उसके पास प्रगल्भता होनी चाहिए, निरंतरता या तत्परता कार्य को करने की होनी चाहिए, उसके पास प्रतिपुष्टि से सीखने का कौशल होना चाहिए। फीडबैक ले तो रहा है बट ले लिया, लोगों का क्या है कहते ही रहते हैं मेरा तो अच्छा कार्य हुआ था, ऐसा नहीं। लोगों ने कहा या जिस व्यक्ति ने फीडबैक दिया कि तुम्हारा कार्य सही नहीं हुआ, तो आपका पहला या आद्य कर्तव्य है कि सही नहीं हुआ है, ठीक है, मैं उसे ठीक करने के लिए आगे प्रयत्नरत रहूंगी। मतलब यहाँ पर विनम्रता का भाव भी आ जाता है। इसके अलावा व्यक्तियों को जोड़ने की कला भी होनी चाहिए। तो ये सब बातें आती है प्रभावशाली व्यक्तित्व में। उसके बाद है सकारात्मक भूमिका। अब अगर कोई कार्य जटिल नजर आ रहा है लेकिन उस जटिल कार्य को करने के लिए भी मेरे मन में पूरी तरीके से पॉजिटिव विचार है, सकारात्मक विचार है कि मैं ये कार्य कर लूंगी, ऐसा कार्य असंभव हो ही नहीं सकता कि जो मैं ना कर पाऊं, ऐसा अगर मैं पहले से सोच रख के चलती हूं तो वो असंभव कार्य या जटिल कार्य भी संभवता में या संभव में तब्दील हो सकता है। इसीलिए प्रबंधक यह कार्य का अगर मुख्य माना जाता है तो उसे सकारात्मक भाव से काम करते आना चाहिए या उसके पास सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमने प्रबंधक के लिए जरूरी कौशल यहाँ पर जिनका अध्ययन किया वो आपके सामने थे। मैंने हर एक कौशल का आपको यहाँ पर विश्लेषण दिया हुआ है, हर कौशल को विश्लेषित किया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे प्रबंधक के गुण विशेषण। तो तब तक के लिए अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो बार बार वीडियो देखिए, खुद के बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि हमें यहाँ क्या और लिख सकते हैं और खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आगे जाके और अच्छे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।